चालू कर दिया मुकेश जी? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। पठार हमारे चल रहे थे और कल लास्ट हमने जो है छोटा नागपुर का पठार हमने पढ़ा था। ओके, यस। अपनी कॉपियाँ बंद रखो, एक बार सामने देखो इधर, ठीक है? ठीक है, बताइए छोटा नागपुर का जो पठार है वो मुख्यतः कितने जिलों में है? वाह, क्या झारखंड का नाम नहीं लिखाया था क्या? मुख्यतः झारखंड व अन्य बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम। यही बात तो बताई थी मैंने, आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। इसका मतलब घर पे पढ़ाई नहीं करते। कोई बात नहीं, बहुत दुख पाओगे। यस, ये कौन सी नदी? यस, इसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है साहब, और दामोदर नदी इस पठार के बिल्कुल मध्य से बहती, इसलिए इसका ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कोडरमा या फिर हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला क्या कहलाता है? रांची का पठार। इसका पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र। सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? नेतरहाट पाट, 1180 मीटर, ये लिखवाया था। ऊपर कौन सा पठार? मेसा का पठार। इधर कौन सी पहाड़ियाँ थी? राजमहल। अरे कौन सी? राजमहल, राइट। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ? उत्तरी कोयल, इधर कौन सी थी? सांग। इधर थी दक्षिणी कोयल। इधर कौन सी थी? स्वर्ण रेखा। इसमें कौन सी मिल रही थी? बराकर। इधर कौन सी मिल रही थी? बोकारो। यही बताई थी क्या? तमाम इन सब की बातें की थी हमने, इस पठार के बारे में चर्चा किया था। इस पठार से क्या क्या निकलता है? मुख्यतः कोयला, लोहयस्क, मैग्नीज, सब लिखाया था। कोयला, लोहयस्क और क्या था? मैग्नीज। वेरी गुड, ठीक है, बैठ। चल, अब आज इससे आगे चलेगा और हमारा पठार जिसका नाम होगा दंडकारण्य का पठार। किसका पठार? दंडकारण्य। लिखेगा हेडिंग, दंडकारण्य का पठार। फिर क्या करेगी? और
बनाओ। ये पठार 4 राज्यों में है। ब्लैक कलर में लिखा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। इस पठार को ओडिशा में काला हांडी का पठार, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहते हैं। क्लियर? एक नदी जा रही है यहाँ से बह करके जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती, जो बस्तर के पठार होते हुए बहती है। बस्तर के पठार यानी छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। ओके। फिर इसके अलावा 2 नदियाँ और हैं, सबरी और सिरिलू, जो काला हांडी आंध्र प्रदेश से निकल करके सीधी गोदावरी नदी में मिलती है नीचे। ऐसा लिखेंगे अपन। काला हांडी से बॉक्साइट का उत्पादन होता है और बस्तर के पठार से जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ये बात भी लिखेंगे हम लोग। ये जो लिखा है ये प्रमुख खाने हैं बॉक्साइट की। काला हांडी खान है कोरापुट के अंदर, बोलनगीर, ये सब यहाँ से बॉक्साइट निकलता है। लिख लो साहब, फटाफट से लिखेंगे, थोड़ा स्पीड से, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू किया जाए। वाह, पीछे वाले आगे आगे। आगे वाले पीछे चले गए। उतार लिया साहब आपने? बाकी सबने उतार लिया? उतारो स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड से उतारो, ताकि घर जा कर के आराम से नदियाँ बनाएं, उसमें जल डालें, उसको बहाएं। यहाँ थोड़ा स्पीड से बनाएं, इतना समय नहीं है। पता चले पूरा साल बीत गया, अगली दिवाली आ गई, कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि नदियाँ बह रही थी यहाँ तक। किसी को कोई डायग्राम में दिक्कत? किसी को? कितना इजी सा डायग्राम बनाया बताओ आप, लिखेगा। यह पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में तथा आंशिक रूप से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में। यह पठार मुख्यतः छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, मेनली सिचुएटेड इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, एंड द पार्ट ऑफ दिस प्लेटू सिचुएटेड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और आंशिक पार्ट जो है तेलंगाना और किस में है? आंध्र प्रदेश में। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत पार्ट। जैसे कि याद करिए, अपन ने लास्ट वाला बताया था कि जो ये पठार है, और ये पठार झारखंड में, ठीक है? अरे छोटा नागपुर पढ़ाया था ना, मुख्यतः किसमें? और थोड़ा थोड़ा पार्ट कितने में है? 4 राज्यों में, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। कल बताया था नहीं बताया था? यस, वेरी गुड। तो ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में और आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। क्लियर? लिखेगा। छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार, व ओडिशा में काला हांडी का पठार कहते हैं। ओडिशा में काला हांडी का पठार कहते हैं। बस्तर के पठार पर
इंद्रावती नदी बहती है। बस्तर के पठार पर इंद्रावती नदी बहती है। कौन सी नदी? तथा इस पठार पर लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इस पठार पर बस्तर में चल रहा है। इस पठार पर लौह अयस्क की प्रसिद्ध 2 खाने इस पठार पर लौह अयस्क की प्रसिद्ध कितनी खाने? 2। दिल्ली राजहरा जगह का नाम है। दिल्ली राजहरा व बेलाडीला, डायग्राम में बनाया हमने। दिल्ली राजहरा व बेलाडीला स्थित है। ओडिशा में, नेक्स्ट लाइन, ओडिशा में इस पठार को, किस पठार को? दंडकारण्य को। मूर्खों लिखिएगा। ओडिशा में दंडकारण्य के पठार को, इसको उसको काट देना। ओडिशा में दंडकारण्य के पठार को अरे भाई, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में तो क्या कहलाता है? बस्तर का पठार, क्योंकि जगह का नाम है बस्तर। बस्तर, दुर्ग ऐसे इलाके हैं, बिस्तर नहीं, बस्तर। बस्तर एक जिले का नाम है और ये बस्तर एक ऐसा इलाका है जहां पर नक्सलवादी लोग, कौन से लोग? ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भाई साहब, नक्सल इलाका ही। अब नक्सलवादी कौन होते हैं? एक तो होते हैं आतंकवादी। कौन होते हैं? आतंकवादी दूसरे देश या सीमा पार से आते हैं और यहां पर आतंक मचाते हैं, बम विस्फोट करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। लेकिन नक्सलवादी जो लोग हैं तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी भाई साहब बस्तर, दुर्ग ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नक्सलवादी पाए जाते हैं। देश के अंदर ही ऐसे लोग, इनके बाप दादाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, लेकिन सरकारों ने इनकी जीवन के लिए या इनके विकास के लिए कोई काम, तो इन्होंने देश की सरकार के खिलाफ ही दावा बोल दिया। देश के अंदर ही आतंक फैलाने का काम, देश के अंदर ही लड़ाई दंगे, वहां की आर्मी को, पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते, उनको तो पकड़ के कूट देते हैं, चौकियों को जला देना, इनका ही आतंक चलता है। जंगलों में रहते हैं ये लोग, वो जंगल का इलाके के अंदर, वो होते हैं नक्सलवादी। कौन होते हैं? नक्सलवादी। तो ये यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, लोयस्क बॉक्साइट वगैरह की, जब यहाँ से ट्रक वगैरह गुजरते हैं तो उनको ये लोग रोक करके जला देते हैं। या कोयले वगैरह की जब जाते हैं उनको रोक लेते हैं और कोयले वगैरह को जो है खुद बेचते हैं फिर, या खुद अपनी भट्टियों में काम में लेते हैं। आर्मी का ट्रक वगैरह को जला देते हैं। तो अंदर, देश के अंदर सुरक्षा के लिए जो हमारा अर्धसैनिक बल काम करता है उसका नाम है सीआरपीएफ। कौन काम करता है? सीआरपीएफ का काम होता है कि जितने भी अंदर की तरफ जो भी दंगे हों, चुनाव हो, उस समय सारी रक्षा का काम कौन करेगी? सीआरपीएफ। और बड़े बड़े जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हो गए, मेट्रो स्टेशन वगैरह हो गए, बड़े स्टेशन हो गए, उनकी सुरक्षा के लिए जो अर्धसैनिक बल काम करता है उसका नाम है सीआईएसएफ। क्या नाम है? देश की बॉर्डर पर काम करने के लिए बीएसएफ। तिब्बत और भारत के बॉर्डर के बीच में आईटीबीपी। आईटीबीपी देश की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा को करने के लिए कोस्ट गार्ड्स। ये सब के सब वो होते हैं जिनकी भर्ती एक
रिक्रूट करती है एसएससी। कौन करती है? और एसएससी जीडी का आता है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है उसके दौरान इनको रिक्रूट किया जाता है, जनरल ड्यूटी बोलते हैं इसको, और इनको दौरान इनको रिक्रूट किया जाता है। तो सीआरपीएफ जो है इस नक्सलवादी एरिया के अंदर जो है इनकी ड्यूटी होती है, तैनात होती है। सीआरपीएफ के डॉग स्क्वाड होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जंगल एरिया में जहाँ भी सड़क वगैरह होती है, जहाँ से आर्मी के ट्रक गुजरते हैं या फिर कोई भी बड़ा कारखाने की बड़ा जो है गाड़ियों का कन्वे अगर जा रहा होता तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर माइंस लगा देते हैं। माइंस क्या, सड़कों के वहाँ पे गड्ढे खोद करके और उसके अंदर जो है बम लगा देते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी जाती है तो जैसे इस माइंस पे उसका टायर पड़ता है तो ब्लास्ट होता है और ऐसे करके उड़ा देते हैं पूरी को। तो ये सब करते हैं। हालांकि धीरे धीरे इनके जो है विकास पर काम किया जा रहा है। धीरे धीरे जो भी बड़े बड़े यूपीएससी का पेपर पास करने के बाद में जो आईएएस और आईपीएस है वो इनके एरिया में जाते हैं, इनकी बातें सुनते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, तुमको अच्छे इलाज की वो करो, तुम समाज की लाइन में आओ, जैसे देश जिस विकास पर चल रहा है उस तरीके से आओ, तुम इस प्रकार का ही लड़ाई दंगे मत करो। तो कई ऐसे इलाकों को, नक्सलवादी इलाकों को, प्रभावित इलाकों को, ऐसी बात नहीं है वहाँ पे खाली भी कराया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे बस्तर और दुर्ग इलाके हैं जहाँ पर ये, तो ये बस्तर नाम उसके जिले से ही पड़ा है, जिसका नाम क्या है, बस्तर का पठार। बड़ा खतरनाक एरिया है साहब। तुम्हारे जैसे कोई भी आम आदमी चले जाएंगे तुरंत गोली निकाल देते हैं वो लोग। नक्सलवादी एरिया है। ओके, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहते हैं दंडकारण्य को, और ओडिशा के अंदर क्या कहते हैं, कालाहांडी का पठार। इस क्षेत्र के अंदर लोहेस्क की बड़ी बड़ी खानें हैं, और इस क्षेत्र के अंदर किसकी खानें हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या बनाने के लिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आजकल लोहे की जगह पर, लोहे से तो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई जाती है, वर्तमान में आधारभूत उद्योग कहलाता है लोहा तो, लेकिन एल्यूमिनियम का प्रयोग आपने देखा होगा कि कोई भी ऑफिस के अंदर पार्टीशन करना हो तो कांच वगैरह लगा करके बीच में क्या लगाया जाता है, एल्यूमिनियम लगाया जाता है। एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाए जाते हैं। शाम पट बोर्ड वगैरह बनाया जाता है, उसके चारों तरफ जो पट्टी बनाई जाती है एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम हल्का होता है, मजबूत होता है, जंग नहीं लगती है, लेकिन लोहे जितना मजबूत नहीं होता। लेकिन लोहा एल्यूमिनियम की तुलना में महंगा होता है, लोहा महंगा होता है, जबकि एल्यूमिनियम क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि बॉक्साइट वगैरह से बॉक्साइट बड़ी मात्रा में निकलता है। तो अब इससे एक बात और याद रखना कि अगर लोहे अस्क के प्रमुख खानों के बारे में बोले तो दो खान तो आपको याद हो ही जाएगी, दिल्ली, राजहरा और दोनों खाने कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में। पठार पूछे तो कहाँ है, बस्तर के पठार में। खनिज में आएगा अपना ये चैप्टर। अगर बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट 3, कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर, ये तीनों एरिया कहाँ पर है, के कालाहांडी के पठार में। ये खानों के नाम लिखिएगा। दंडकारण्य पठार को ओडिशा में क्या कहते हैं, कालाहांडी का पठार कहते हैं। लिखना, इस पठार पर सबरी व सिलेरू नदियां बहती हैं। सबरी व सिलेरू नदियां बहती हैं। सबरी व सिलेरू नदियां बहती है। इस पठार पर, कालाहांडी में चल रहा है, इस पठार पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या प्रसिद्ध खाने, कालाहांडी, कोरापुट और बोलनगिर। कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर है। यह पठार भी खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। यह पठार भी खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। समझ गए क्या? बात खत्म होती है, बस इतना सा है दंडकारण्य का पठार।
ओके। नेक्स्ट है मेघालय का पठार। ये पहाड़ियां थी ऊपर की तरफ, क्या नाम है? राजमहल की पहाड़ियां। आपको मैंने बताया था भ्रंश। भ्रंश का मतलब क्या होता है? दो उच्च भूमियों के बीच में धसा हुआ पार्ट, अलग होने वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसका नाम है मालदा भ्रंश। इधर राजमहल की पहाड़ियां, मालदा भ्रंश, और फिर इधर की तरफ कौन सा पठार आता है? बोलो। मेघालय का पठार। बनाओ।
3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के पठार में। इन सब की चोटियाँ, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, खासी की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग और जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है मरगंछी। नीचे लिखा है ICU, ठीक है ना। कोई आदमी बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है, क्लियर, तो वो ICU में चला जाता है, तो इससे शॉर्टकट में हम याद रखेंगे। आई मतलब गारो से क्या निकलता है, आयरन लोहा। खांसी से क्या निकलता है, सी कोयल यानी कोयला, और यू यानी यूरेनियम यानी यूरेनियम पाया जाता है। शॉर्टकट था याद करने का तरीका ICU से। छोटा नागपुर के पठार के वहां पर राजमहल की पहाड़ियां, पहले उतार लो फिर मैं समझाता हूं। तीसरी का मरगंछी, क्यों ऐसा क्या लग रहा है आपको? चोटी, इसकी हाइट कंफर्म नहीं है। जब अभी राजस्थान के अंदर चोटी काटने वाले आए थे तब हाइट कट गई थी इसकी, ठीक है। यस, कन्फ्यूज है कुछ चीज़ों में, इसलिए मैं नहीं लिखवाया। तो तुम्हारे दिमाग में आए एग्जाम में आ जाए तो ये दोनों आ जाए तो फिर ये करनी, ठीक है। आपसे सिर्फ वो पूछेगा कि जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी मरगंज, इन दोनों की इसलिए लिखवाया क्योंकि शिलोंग मेघालय के क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, और नोकरेक जो है वो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी, जैव आरक्षित क्षेत्र। अभी लिखवाऊंगा सारा, टेंशन मत लीजिए। उतार लिया सबने? यस, फटाफट से उतार लो। उतार लिया? उतार लिया सबने? पक्का उतार लिया सबने? ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपने जो देखा था ये वाला, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? और यहां पर आपको दिखाई देंगी राजमहल की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? राजमहल। ओके, उसके बाद में मेघालय वाला जो इलाका है यहाँ पर ये है
3 अलग अलग पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। और यहां पर इन दोनों के मध्य ये जो है एरिया और ये अलग हो जाता है। पहले ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, यानी कि मेघालय का पठार पहले किसका पार्ट था? छोटा नागपुर के पठार का। किसका पार्ट था? क्लियर? उसके बाद में समय के हिसाब से अलग हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघालय का पठार किस पठार का भाग था, तो किसका भाग था? छोटा नागपुर। लेकिन समय के हिसाब से ये दोनों अलग हो गए। यहां पर राजमहल की पहाड़ियां बनी, यहां पर गारो, तो राजमहल और गारो के बीच में एक भ्रंश बना, एक जो है यहां पर सिल्ट बना, और इसे कहा जाता है मालदा भ्रंश। क्या कहते हैं? वर्तमान में यह मालदा भ्रंश कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में यह मालदा भ्रंश कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये पूरा इलाका बंगाल का इलाका ही था, बाद में बांग्लादेश का इलाका बना। तो ये जो है यहाँ पर ये इलाका कहलाता है, और ये पहाड़ी और ये पहाड़ी दोनों एक दूसरे के पूरक होने की वजह से, दोनों एक दूसरे के सामने होने की वजह से इसको जो है राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। राजमहल गारो गैप, बोलो बात समझ गए क्या? क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। इसका दूसरा नाम क्या है? मालदा भ्रंश। जगह का नाम मालदा है, और जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। अब आते हैं साहब मेघालय के पठार पर। तो मेघालय के पठार में प्यारे बच्चों कितनी प्रमुख पहाड़ियां हैं? 3। बोलेंगे? गारो, खासी, जयंतिया। ओके, गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, खासी की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, और जयंतिया की मरगंछी। इन पूरे पठार के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग। गारो से किसका उत्पादन होता है? लोहे का। खासी से कोयला का। जयंतियों से यूरेनियम का। इतना ही नहीं, जब भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम का मानसून प्रवेश करता है, जब भारत में दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, प्रवेश करता है, ये हमारे मानसून, ये मानसून नीलगिरी से टकराता है, और टकरा करके प्राय 2 भागों में बंट जाता है। कितने भागों में बंट जाता है? और एक इस तरफ, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। ठीक है? यस। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, भारत में आने वाले मानसून का नाम क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कैसे नाम पड़ा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानसून देखो, इसकी रेखा कुछ ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे प्रवेश कर रहा है। क्लियर? ये आता है अफ्रीका, और अफ्रीका का ये इलाका है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। ये पूरा इलाका है हिंद महासागर। क्या नाम है? तो हिंद महासागर की तरफ से ये हवाएं ऐसे भारत की तरफ प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ होता है, ठंड होती है। जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर वायुदाब कैसा पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। इसलिए जब कभी भी हम लद्दाख वगैरह यहाँ पर जाते हैं तो देखना, हिमालय वगैरह जाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जब पहाड़ियों में गाड़ी घूमती है तो जी मितलाना, चक्कर आना, समझना मेरी बात, एक अजीब सी घुटन होना, गाड़ी में बैठे बैठे ही परेशान होना, ऐसी सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। इवन और ज़्यादा ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड पर जाने पर नाकों से नक्सीर, नाकों से खून आना, कानों से खून आना, और इवन हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा जो है ब्लड को पंप करने लग जाता है, हृदयाघात भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए ऐसी जगह नहीं जाना, राजस्थान में रहो। तो जब एचपी और हमारे यहाँ पर गर्म रहता है तो यानी कि कैसा रहता है? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। हमेशा बड़ा छोटे को क्या देता है? आशीर्वाद। कभी भी छोटा बड़े को आशीर्वाद नहीं देता है। क्लियर? तो हमेशा HP2 क्या होगा? LP। कभी भी LP to HP नहीं होगा।
निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब की तरफ नहीं बढ़ेगा, हमेशा उच्च वायुदाब किसकी तरफ बढ़ेगा, निम्न। इसलिए ये यहाँ पर लो प्रेशर होता है, इसलिए ये हवाएं जो हैं ये भारत की तरफ प्रवेश करती है और भारत में नमी वाली हवाएं होती है, आर्द्र वाली हवाएं होती है, और आर्द्र नमी वाली हवाएं क्या करती है, वर्षा करती है, बारिश करती है। तो साहब ये जब इधर की तरफ आता है तो ये नीलगिरी से टकराता है, किससे टकराता है, नीलगिरी से, और टकराने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक कहलाता है अरब सागर की शाखा और एक कहलाता है, बोलो, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये अरब सागर की शाखा भी 3 भागों में बढ़ जाती है, जलवायु पढ़ाऊंगा जब कराऊंगा आपको मैं, 3 भागों में बढ़ जाती है। 3 भाग कौन कौन से, पश्चिमी घाट की शाखा, ये वाली जो हवाएं आप देख रहे हैं ये सीधी आगे की तरफ जाती हैं, और ये सीधी आगे जाकर के ये हवाएं कहां पर बारिश करती हैं, छोटा नागपुर में। कहां करती हैं, तो इसलिए इसका नाम बन जाता है छोटा नागपुर की शाखा, पश्चिमी घाट की शाखा, छोटा नागपुर की शाखा। और ये हवाएं सीधी जाती है हिमाचल प्रदेश, कहां जाती है, इसको कहा जाता है हिमाचल की शाखा। तो राजस्थान में अरब सागर के मानसून से कौन सी शाखा से बारिश होती है, हिमाचल शाखा से, ये प्रश्न भी, राइट। फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून भी एक इधर चला गया, एक इधर, बताइए कितने भाग बट गए, 2, क्लियर। इसको कहा जाता है पूर्वांचल शाखा, क्या कहा जाता है, पूर्वी हिमालय, यानी कि ये जो ऊपर उत्तराखंड, नागालैंड, यहाँ पर दवा के बारिश होती है, मिजोरम, त्रिपुरा। लेकिन एक शाखा यहाँ मेघालय के पठार से टकरा कर किधर की तरफ मुड़ जाती है, मैदानों की तरफ, और ये मैदान में बारिश करके सीधी राजस्थान की तरफ बारिश करती है, और अरावली से टकरा करके पूर्वी क्षेत्र में दबा के बारिश होती है, क्लियर। तो यानी कि हमारे यहाँ पर 2 शाखा, एक पूर्वांचल शाखा और एक कौन सी शाखा, मैदानी शाखा बंगाल की खाड़ी की। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की कौन सी शाखा से बारिश होती है, मैदानी शाखा से, उत्तरी पूर्वी मैदानी शाखा से बारिश होती है। देखो ये भी अंदर, हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखा, 2, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, राइट। अरब सागर शाखा कितने भागों में, 3, पश्चिमी घाट की शाखा, छोटा नागपुर की शाखा, हिमाचल शाखा। बंगाल खाड़ी की शाखा कितनी हो जाती है, 2, पूर्वांचल शाखा और मैदानी शाखा। बोले साहब ये इधर क्यों मुड़ी, तो भाई साहब यहाँ पूरा का पूरा ऊपर की तरफ तो हिमालय, राइट, इधर ये यही बारिश करती है सारी, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार का एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अराकान योमा, क्या नाम है, अराक, और यहाँ पर हिमालय, इसलिए सब यही बारिश होती है। इसलिए ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वनस्पति पाई जाती है। और ये यहाँ से भी टकराती है, इधर से भी टकराती है, तो ये ऐसा एरिया बनता है साहब मेघालय वाला कि जहां पर सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा कैसी होती है, वार्षिक। देखो पूरी वर्षा यहाँ पर घूम रही है ना, और कहीं भी गोल चक्कर नहीं बन रहा, सिर्फ यहीं पे बन रहा है। इसलिए मेघालय के पठार के अंदर, मेघालय के पठार में खांसी जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हवाएं ऐसे आती हैं और ये ऐसे मुड़ जाती है और राजस्थान में बारिश करती है, और एक हवा यहाँ पर बारिश करती है इस क्षेत्रों में। यहाँ इसलिए नहीं करती क्योंकि ये यहाँ पर अराकान युमा म्यांमार का है, और ऊपर जो है क्या है, हिमालय। बोल बात समझ गए, पढ़ाया था मैंने आपको हिमालय की यहाँ पर पहाड़ियां, मिकिर रेंगमा, बोले पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, असम के अंदर मिकिर रेंगमा पढ़ाया था आपको, बराइल की पहाड़ियां, लेमातोल की पहाड़ियां पढ़ाया था आपको, यस। वो सारी पहाड़ियां यहाँ पर हवा को रोक लेती है, ऊपर की तरफ नहीं जाने जाती, सारी आर्द्र हवाएं यहाँ पर बारिश करती है दबा के। ये एरिया ऐसा बनता है कि यहाँ पे हवा घूमती है इधर भी, और यहाँ पर खूब बारिश होती है समुद्र का पास में होने की वजह से। तो ऐसा इलाका जहां पर सबसे ज्यादा पूरे विश्व की वार्षिक वर्षा होती है, और इस इलाके का नाम है साहब जिले का नाम चेरापूंजी, क्या नाम है, और जगह का नाम है मासिनराम, क्या नाम है। इससे कई सारे प्रश्न भी बनते हैं कि जब भारत में सबसे पहले वर्षा जो है, यहाँ पर हमारा एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, क्या नाम है। सबसे पहले ये जो हवाएं हैं बारिश कहां पर करती है, अंडमान निकोबार में। तारीख होती है 25 मई, कितने मई। फिर उसके बाद में केरल में टकराता है, और इसका मैंने नाम बताया था, याद करिएगा, मैंने बताया था गुजरात का तट, सौराष्ट्र का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, और फिर बताया था मालाबार तट, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर कोरोमंडल, और बताया था उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा का तट, बोला था नहीं बोला था, उत्कल का मैदान, उड़ीसा पढ़ाया था मैंने आपको। ये है मालाबार, याद करने के लिए ऐसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर गरम मसाले की पैदावार ज्यादा होती है। गरम मसाला सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा माल होता है, इसलिए हम बोल देंगे मालाबार,
क्या हो गया, मालाबार। कई बोलते नहीं कि साहब इसको लॉटरी लग गई है तो माला माल हो गया, क्या हो गया, माला माल, इसलिए मालाबार, इससे याद रखेंगे। अगर तट पूछे कि सबसे पहले बारिश कहां पे आती है तो आंसर होगा मालाबार। क्लियर। अगर जगह पूछे और ऑप्शन में अंडमान निकोबार हो तो आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार। बोले भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले कहां आती है तो ये आंसर क्या होगा, केरल। अरे क्या होगा, केरल। 1 जून को, 25 मई को अंडमान निकोबार में, 1 जून को कहां पर आती है, केरल में। उसके बाद में 15 दिन बाद में फिर पहुंचती है राजस्थान में, बांसवाड़ा में टकराती है 15 जून को। कितने जून को। और एक प्रश्न और अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे अंत में सबसे पहले, तो भाई आपने बोल दिया अंडमान निकोबार, कितने तारीख, 25 मई। फिर आपने बोल दिया केरल में कितने तारीख को, 1 जून को, ये भारत की मुख्य भूमि में। फिर अगर बोले राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में कितने तारीख को, 15 जून को, और कहां पर आता है, बांसवाड़ा। अगर आपको बोले भारत में सबसे अंत में बारिश कहां पर होती है तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हवाएं यहां पर बारिश करती है, इधर लगातार होती रहती है बारिश, और सबसे अंत में जो लाइन पहुंचती है वो यहां पहुंचती है, और यहां पर हमारा जैसलमेर होता है। क्या होता है, जैसलमेर। सबसे अंत में साहब 15 जुलाई को बारिश होती है, 15 जुलाई तक पहुंचती है, और आंसर क्या होगा। अब जैसलमेर पूरे भारत का सबसे अंत में पहुंचने वाला, तो बताओ राजस्थान का भी होगा कि नहीं होगा। राजस्थान में सबसे अंत में बारिश कहां होगी, जैसलमेर में। भारत में सबसे अंत में कहां होगी, जैसलमेर में। बोलो बात समझ गए क्या, यस। तो ऐसा इलाका जहां पर, तो ये ऐसी कुछ 4 बातें जब हम जलवायु पढ़ेंगे तब कंप्लीट होगी। तो बात ये थी कि ये मानसून इसलिए बताया कि इस जगह पर सबसे ज्यादा क्या होती है साहब, बारिश। और इस जगह का नाम क्या होता है, जगह, जिले का नाम है, राज्य का नाम है मेघालय, पहाड़ियों का नाम है खासी पहाड़ियां, जगह का नाम है चेरापूंजी, और जगह का नाम बोल दे तो क्या नाम है, मासिनराम। तो ये मासिनराम चेरापूंजी कहां पड़ता है, खांसी। सबसे ज्यादा यहां पर बारिश होती है। पॉइंट बनाइए और लिखेगा मेघालय का पठार, लिखेगा साहब। यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। स्पीड से लिखेंगे। यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। राइट। क्या बताइए, बताया था अभी मैंने, क्या मेघालय छोटा नागपुर पठार का भाग है या नहीं है, बिल्कुल है। फिर अलग कहीं से होता है, लिखेगा मालदा भ्रंश। नेक्स्ट लाइन, मालदा भ्रंश लिख रखा बोर्ड पर। अर्थात राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। यह भ्रंश वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस पठार में गारो, ये गलती से मैंने बिंदी लगा दी, यहां पर बिंदी नहीं आएगी साहब, ठीक है ना। बिंदी लगा दी तो खांसी ये वाली हो गई, जबकि हम बोलेंगे खांसी। ओके, यस। किया बार खांसी, खांसी, वो वाला खांसी लिखेगा। गारो, खासी और जयंतिया। किसी चोमू वाले को बोले अबार खासी तो बोलो उल्टो खाली सी, लिखिए गारो, खासी, जयंतिया। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती तुम्हें कुछ कहने की। पहाड़ियां स्थित हैं। नहीं साहब, चोमू से नहीं आता मैं, नहीं आता मैं। मेरा गांव नीम का थाना के पास में, और मैं रहता इधर निवारू रोड झोटवाड़ा में हूँ।
क्लियर, यस। लेकिन गांव जाता हूँ, गांव जब जाता हूँ तो रास्ते में चोमू पड़ता है और चोमू सबसे प्रिय लगता है मेरे को, इसलिए, ठीक है, यस। क्योंकि चोमू के लोग चोमू नहीं होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ओके, इसलिए चोमू से अत्यधिक लगाव। क्योंकि मेरे गांव में कड़ी बोलते हैं, यहाँ के लोग कड़ी को खाटो बोलते हैं, ओके, यस। मेरे गांव में प्याज बोलते हैं, यहाँ के लोग कांदो, ठीक है, यस, लिखेगा। मेरे गांव में चाटा बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पड़ेली झपीड़, ओके, यस। मैं बोलता था कि भाई साहब ठोकर खाने से अक्कल आती है, यहाँ के लोग बोलते हैं अक्कल ठोकर खाने से नहीं, बादाम खाने, सॉरी, अक्कल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से में नहीं। तो मैं बोला है फिर क्या खाने से? बछीड़ खाने से आती है। तो इसलिए चोमू, अब देखिए आप अलग ही सब, तो इसलिए आएगा, चोमू का नाम भी आएगा धीरे धीरे। हम जब राजस्थान में अरावली की खनिजों के बारे में हम चर्चा करेंगे तब उसमें जरूर चर्चा हो। अब कई लोग चोमू के आसपास के होंगे तो वो बहुत खुश हो रहे होंगे मन ही मन में, है ना, यस, मुझे पता होता है ऐसा। मेरी भी नीम का थाना कभी कभी नाम आता है तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। मैं कहा यार अपुनिच भगवान है, नहीं समझे आप, लिखिए। इन पहाड़ियों में या इस पठार में लोहा, लिख दिया, ब्रैकेट में करना गारो, ताकि आपको याद रहे कि लोहा कहां से निकलता है, गारो से, क्लियर, यस। वैसे जहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाए उसको भी गारो कहते हैं, ठीक है ना, भैंस का अपशिष्ट भी गारो होता है। लेकिन यहाँ पर चोमू के अंदर ना तो कीचड़ कहते हैं ना गारो कहते हैं, कादो, नहीं समझा में, ये लिखिएगा साहब पॉइंट बना के। तो लोहा ब्रैकेट में कर देना गारो, कर दिया आपने, यस, कोमा, कोयला, ब्रैकेट में कर देना खासी, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आपको स्पेशली पूछ सकता है कि बताइए जो खासी पहाड़ियों से निकलने वाला अयस्क निम्न में से कौन सा, ऑप्शन देगा आपके सामने, बॉक्साइट निकलता है कि कोयला निकलता है कि लोहा निकलता है कि यूरेनियम, तो आंसर क्या होगा? हमने याद किया था, बोलो गारो खासी जयंतिया, बोलो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। मूर्ख होगा जो पढ़ेगा खासी गारो जयंतिया, जयंतिया खासी गारो, क्योंकि उसको फिर ये ट्रिक फेल हो जाएगी अपनी कि आदमी को किस में भर्ती करना अपन को, आयुषी। तो गारो से आई यानी आयरन यानी लोहा, खासी से सी कोयल, कोयल यानी क्या होता है, कोयला, और यू यानी यूरेनियम, जयंतिया पहाड़ियों से निकलता है। यूरेनियम जो है परमाणु भट्टियों में काम में लिया जाता है साहब, आणविक खनिज के रूप में काम है। यूरेनियम, बोरेलियम, थोरियम, ये सब परमाणु भट्टियों में काम में लिया जाता है। एक तरफ तो आप कई हजार टन कोयला जलाओ, यूरेनियम की खास बात बता देता हूं, यूरेनियम जो है एक अणु दूसरे अणु को, याद करिएगा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक अणु दूसरे अणु को क्या देता है, ऊर्जा देता है। अरे देता है कि नहीं देता? यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। पढ़ा था आपने, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, ऐसे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वो यूरेनियम है। 2 किलो यूरेनियम को अगर मैं आपकी स्कूटी, आपकी गाड़ी के तेल डालने वाले के अंदर 2 किलो यूरेनियम डाल दूं मैं, तो उस गाड़ी का इंजन 65 से 70 सालों तक कभी बंद नहीं होगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। उसका एक अणु दूसरे अणु को, तो इतना खतरनाक होता है। तभी तो यूरेनियम वगैरह से क्या बनाए जाते हैं, परमाणु बम। अरे क्या बनाए जाते हैं, परमाणु बम। जहां पे डाल दिया तो पूरा एरिया धराशायी, खत्म सब कुछ, पूरी धरती कांप उठेगी। जहां पे गिरता है तो रेडिएशन से पूरे एरिया के अंदर रेडिएशन फैला करके सबके अंदर कैंसर कोशिकाएं पैदा हो जाएंगी, सब जो है बीमार हो जाएंगे। इतनी तेज आवाज करता है, सब बहरे हो जाएंगे। इवन अगर कोई पूरी जनरेशन खत्म हो गई और वहां पर अगर कोई बच्चा भी पैदा होगा आने वाले भविष्य में, तो वो कैसा पैदा होगा, विकलांग पैदा होगा। उसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है, जिसका एक उदाहरण जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान और जर्मनी मान नहीं रहे थे, तो जापान को
चुप कराने के लिए, जापान को उसकी औकात दिखाने के लिए अमेरिका ने 2 लिटिल बम फेंके थे, परमाणु बम, और उसके 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और नोबेल पुरस्कार जो हाल ही के अंदर दिया गया है, जिसका नाम नॉमिनेट हुआ है, दिया जाएगा अभी, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है, इसमें एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसका नाम है शांति का नोबेल पुरस्कार। क्या नाम है? तो जापान के उस व्यक्ति को दिया गया है अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार, जो वेलेनस्की नाम है उसका, जो वहां के नोबेल, जो वहां के परमाणु एरिया हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके जीवन यापन के लिए या उनके उद्धार करने के लिए वो काम करता है। उनके बच्चों को, उनको आर्थिक सहायता देना, उसके लिए काम करता है नोबेल शांति। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है नोबेल पुरस्कार, और जिसमें सबसे बड़ा सम्मान है शांति का नोबेल। किसका पुरस्कार? शांति। दुनिया का सबसे बड़ा, सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। क्या नाम है? भारत। ऐसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। स्टैटिक जीके की हम चर्चा करेंगे बाद में, क्लियर? ये सब स्टैटिक जीके। तो प्यारे विद्यार्थियों, गारो, काशी और जयंतिया, तो इसलिए मैंने लिखाया, तो जयंतिया ब्रैकेट में कर देना, यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोकरेक, गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी नोकरेक, ब्रैकेट में करना 1412 मीटर है। जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पूरे विश्व में जैव आरक्षित क्षेत्र है टोटल 36। कितने हैं? 36 पूरे विश्व में। उसमें से अकेले 18 किस में है? भारत में। उनमें से एक ये भी। ओके, पहले भी चर्चा हुई थी जैव आरक्षित क्षेत्रों की अपनी, हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी। पूर्वांचल हिमालय पढ़ाया था, तब भी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट, जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, शिलोंग पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, माफी चाहते हैं, खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी शिलोंग, शिलोंग, देख लिया? ब्रैकेट में करना 1961 मीटर है। ब्रैकेट में लिखना था 1961, ब्रैकेट बंद करना था। कई लोग है के बाद में बंद करते हैं, या कईयों का ब्रैकेट खुला ही रहता है, आगे की सारी बातें ब्रैकेट में ही चलती जा रही। तो इसलिए इन शब्दों पर भी ध्यान दें आप। नोट्स को नोट्स के तरीके से बनाए आप। वो समान जमाना गया जब आप होमवर्क करते थे, टिप टिप के करते थे। समझा मेरी बात? किसी कॉपी लिया है तो उतार लिया, उतारने का काम नहीं है, यहाँ समझ करके लिखने का काम है। यहाँ समझने के बाद में लिखना, मतलब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा वो। कभी भूल भी जाओ तो कॉपी खोल के तुरंत देखना है। जिंदगी में कभी इधर घूमने भी जाओ तो अपनी कॉपी खोल के देखना है कि मास्टर ने सही बताई थी क्या चोटी। हाँ, नापना नहीं है कि फीता ले जाओ बोले नापो 1961 है या नहीं, नहीं नाप पाओगे। सैटेलाइट से, लेजर लाइटों से नापा जाता है इसको, ऐसे नहीं नापा जाता। ओके, लिखिए। यह मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? शिलोंग। पूछे मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या होगा? शिलोंग है। खासी पहाड़ियों में ही, खासी पहाड़ियों में ही मासिनराम व चेरापूंजी स्थित है। मासिनराम व चेरापूंजी स्थित है।
मासीनाम और चेरापूंजी स्थित है, जो विश्व के सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थान है। अब कितनी वर्षा होती है, कहां पर होती है, कौन कौन सा इलाका है, सब जलवायु में हम चर्चा करेंगे। विश्व का औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है कौन कौन सा? ऐसे समझना, मेघालय, राजस्थान है, चेरापूंजी जिला है जयपुर, और मासिनराम चोमू। समझ गया मेरी बात? यस। तो जैसे किसी राज्य में जिले और जिले में कोई स्थान, तो ये स्थान है, और जबकि चेरापूंजी क्या है? जिला है। आप ये मत समझना कि दोनों कोई जगह है अलग अलग। चेरापूंजी में स्थित क्या है? मानसीनराम के अंदर जो है सबसे ज्यादा पूरे विश्व की औसत वार्षिक वर्षा होती है 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा। ऐसा कहीं नहीं होता साहब, 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तुम्हारे राजस्थान में तो मैक्सिमम वर्षा है मात्र 150 सेंटीमीटर माउंट आबू में, और वैसे अगर औसत बोले तो 100 सेंटीमीटर मात्र। कितनी? 100 सेंटीमीटर, जो कि नीचे वाला इलाका झालावाड़ बांसवाड़ा वाला इलाका जहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, और माउंट आबू एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। सोचो 1200 सेंटीमीटर कितना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो सब जगह पानी पानी में पानी पानी हो गई, वो नहीं है। इसका मतलब ये है मैं पानी पानी नहीं हो गई, मैं बरसात हो गई। इस एरिया में बरसात तो होती है, लेकिन यहां बरसात का जपीड़ मेल दूंगा। पानी यहां से इनके पहाड़ी क्षेत्रों से रिस करके सीधा कहां जाता है? नीचे। और ये लोग रहते भी इसी इलाके के अंदर है, कुछ इस प्रकार से मकान बना करके। और यहां पर जो खेती की जाती है वो की जाती है सीढ़ीदार खेती। कैसे की जाती है? सीढ़ीदार खेती का एक फायदा ये होता है, मिट्टी का, मृदा का क्या नहीं होता? अपर्दन, कटाव नहीं होता मिट्टी का। और इस क्षेत्र के अंदर जो है झाड़ी वाली फसलें की जाती है, जैसे चाय। क्या की जाती है? चा नहीं, चा तो तुम ठोकते हो, चाय की खेती की जाती है। इवन गरम मसाले भी पैदा किए जाते हैं। क्या पैदा किए जाते हैं? गरम मसाले। इवन कई जगह पर चावल की खेती भी की जाती। इन सब की चीजों की पैदावार जो है इनके पहाड़ी ढलानों पर होती। अब आप सोचते होंगे साहब ये पहाड़ी ढलानों पर कोई आदमी खेती कर रहा हो तो लुढ़क के नीचे आ जाए। इतना भी ढलान नहीं होता है, ढलान बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे पता भी नहीं चलेगा आपको, इतना सॉफ्ट ढलान होता है। अब मान लीजिए आप इस सड़क पर जा रहे हो, आप इस सिकर रोड वाली सड़क पर, तो आपको क्या पता किधर की तरफ ढलान है। एक्चुअल में जो इस सड़क का जो ढलान है ये जयपुर की तरफ है। किसकी तरफ है? और ये इलाका ऐसे ऊंचा है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एल्टीट्यूड से ही पता चलता है, आपको पता नहीं चल पाएगा। क्लियर? वो तो तभी पुलिया की तरह खड़ा यहाँ पर घुमाव नहीं होता, इसका जो ढाल होता है वो बिल्कुल एकदम स्लोप होता है, बहुत धीमा होता है, धीमा ढाल होता है। तो इसके अंदर है ये लोग कृषि भी कर लेते हैं। कई प्रकार की यहाँ पर जनजातियां पाई जाती है, जो जनजाति यहाँ पर जो है सीढ़ीदार खेती करती है। इवन यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहां पर जो है वर्तमान में, हालांकि उनके खुद के चाय के बागान नहीं है, ये चाय के बागान उस समय अंग्रेजों के समय खरीदे गए थे, और अंग्रेजों के समय जो बड़े बड़े रियासत के जो ठेकेदार थे या बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने, व्यापारी लोग थे, उन्होंने चाय के बागान खरीद लिए, और उन चाय के बागानों के अंदर कृषि का जो काम करते हैं वहाँ के ये लोकल लोग करते हैं। बोलो बात समझ गए क्या? यस। तो जब फसल कृषि चलेगी जब उसके अंदर अपन और चीज़ें समझाएंगे इसकी गहराई से। तो इसी के साथ में आपका ये मेघालय का पठार भी क्या होता है? खत्म। नेक्स्ट लिखिएगा, करबी ओंगलोंग का पठार। नेक्स्ट लिखिएगा, करबी ओंगलोंग का पठार। 10वां नंबर ही था ना, सबसे अंतिम था ना ये? यस। 9वां, फिर 10वां कौन सा था?
अच्छा दक्कन अभी नहीं पढ़ा है ना मैंने, हाँ वो मैं सबसे अंतिम में पढ़ाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें बहुत समझने वाली बात है इसलिए, ठीक है। ये छोटे छोटे तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। यस, आप कई सोच रहे होंगे और बार इससे छोटे तो क्या होंगे, छोटे छोटे। ये लिखेगा कार्बी आंगलों का पठार, लिखेगा यह पठार असम में स्थित है, यह पठार असम में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियां स्थित है। मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियां स्थित है। मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियां स्थित है। ओके, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा नहीं। और नेक्स्ट हेडिंग डलाइएगा दक्कन का पठार, नॉट ढक्कन, इससे दक्कन का पठार। ओके, यस। और इसकी चर्चा करेंगे अपन बड़ाओ कल।